नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लखनऊ क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम वाइसरॉय ऑफ इंडिया सीरीज की पार्ट 3 पे बात करने जा रहे हैं। आज के इस पार्ट में हम लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में जानेंगे और इनके समय पे हुई कुछ खास घटनाओं के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले हमारे वाइसरॉय हैं लॉर्ड रिपन। इनका जो रूल रहा वो 1880 से 1884 तक रहा था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इन्हें मोस्ट लवेड वाइसरॉय कहा था। इसके रीजंस भी थे, आगे हम देखेंगे कि इनके जो काम थे वो इंडियंस के लिए ज़्यादा थे ना कि ब्रिटिशर्स के लिए थे, इसी वजह से इन्हें मोस्ट लवेड वाइसरॉय कहा गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें हम लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने लॉर्ड रिपन को सेवियर ऑफ इंडिया कहा था। इन्होंने कंट्रोवर्शियल आर्म्स एक्ट, जिसके तहत इंडियंस को अगर आर्म्स रखने हैं या फिर आर्म्स में ट्रेड करना है तो उसके लिए इन्हें लाइसेंस की ज़रूरत थी, उस एक्ट को, और साथ ही साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके तहत इंडिया में रीजनल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर प्रिंट करना बंद कर दिया गया था। इन दोनों ही एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रिपील कर दिया था। रिपील कर दिया मतलब कि हटा दिया था। इन्होंने पहली बार इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सेटअप किया था। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, मतलब कि पंचायत और म्युनिसिपल बोर्ड्स को इन्होंने ही सेटअप किया था, और जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिया का पहला रेगुलर सेंसस 1881 में इन्हीं के समय पे हुआ था। इससे पहले जब हमने सेंसस की बात की थी 1872 में, जो पहला सेंसस हुआ था वो रेगुलर सेंसस नहीं था। रेगुलर सेंसस का, जैसे मैंने पहले बताया था, मतलब होता है कि हर 10 साल पे जनगणना करना। तो 1881 से रेगुलर सेंसस की शुरुआत हो गई थी। इसका मतलब अब हर 10 साल पे जनगणना होगी। इनके ही समय पे फर्स्ट कंपनी एक्ट आया था 1881 में, और जिसका पर्पस क्या था कि लेबर क्लास की कंडीशंस जो थी उनको इम्प्रूव करना। लेबर क्लास काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही थी उस टाइम पे, और उनकी कंडीशंस को बेहतर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इनके समय पे दो नई यूनिवर्सिटीज़ खुली थी। पहली थी पंजाब यूनिवर्सिटी 1884 में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। आगे बढ़ते हैं। फिर इनके ही समय पे इल्बर्ट बिल आया था। ये बिल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहा था। रीज़न क्या था कि इस बिल के तहत इंडियन जजेस जो थे वो इंग्लिश जजेस के केसेस को ट्राई नहीं कर सकते, मतलब कि उन पे वो ना ही सुन सकते थे, ना ही कोई डिसीजन ले सकते थे। मतलब कि एक तरीके से ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर इंडियंस डिसाइड करने लगे ब्रिटिशर्स के बारे में तो ये ब्रिटिशर्स का डिसऑनर होगा। तो इस बिल को लेके लॉर्ड रिपन ने कई सारे डिस्प्यूट्स अराइज किए, मतलब कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया, और इस विरोध को इल्बर्ट डिस्प्यूट कहा गया था, और जिसकी वजह से लॉर्ड रिपन ने रिज़ाइन कर दिया था। मतलब कि इन्होंने इंडियंस के राइट्स के लिए अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय का इन्हें मोस्ट लवेड वाइसरॉय कहना गलत नहीं था। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के समय पे हंटर कमीशन को सेटअप किया गया था, और इसका पर्पस क्या था कि प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, पहली बात तो इंडिया में, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी इंडिया में, उसको सेटअप करना और उसको इम्प्रूव करना, और फिर साथ ही साथ वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया था, उसके थ्रू जो भी प्रोग्रेस हुई है उस प्रोग्रेस को एनालाइज करना। वुड्स डिस्पैच के बारे में जान लेते हैं। सर चार्ल्स वुड, इस वुड्स डिस्पैच का जो बोर्ड था उसके प्रेसिडेंट थे। इन्हीं के नाम पे इसे वुड्स डिस्पैच बोला गया था, और इसका पर्पस जो था कि वो इंग्लिश लर्निंग और फीमेल एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करना था, स्प्रेड करना था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले हमारे वाइसरॉय हैं लॉर्ड डफरिन। इनका रूल रहा था 1884 से 1888 तक। इनके समय पर होने वाली कुछ खास घटनाएं, जैसे कि पहली घटना है कि इन्हीं के समय पे थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी। 1885 से 1886 तक ये वॉर चली थी, और इस वॉर में बर्मा डिफीट हुआ था, और उसके बाद बर्मा का
इंडिया में फ्यूजन कर दिया गया था, मतलब कि इंडिया में ही मिला दिया गया था बर्मा। अच्छा, जब थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर की बात आई है तो फर्स्ट और सेकंड बर्मीज वॉर के बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट बर्मीज वॉर हुई थी 1824 में और 26 तक ये चली थी। और अगली है सेकंड बर्मीज वॉर जो कि 1852 में हुई थी और 1853 तक चली थी, और उसी के बाद थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डफरिन के समय पे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत या इसको बनाया गया था, इसको फाउंड किया गया था 1885 में। और इसके फाउंडर या फिर फादर जो बोले जाते हैं वो ए ओ ह्यूम है। एटचिंसन कमीशन को सेटअप किया गया था 1887 में। और इस कमीशन का जो पर्पस था वो ये था सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते थे इंडिया में उसमें रिफॉर्म्स लाना। जैसे कि इसने कई सारे सजेशंस दिए थे। जैसे कि इनका मानना था कि जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं वो केवल एक ही लेवल पे ना होके 3 लेवल पे हो, मतलब कि सेंट्रल, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों लेवल पे ही सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएँ। और भी इन्होंने कई सारे सजेशंस दिए थे। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्हीं के समय पे बंगाल टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट आया था। बंगाल टेनेंसी एक्ट हमारा 1885 में आया था और पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 में आया था। अगले हमारे वाइसरॉय हैं लॉर्ड लैंसडाउन। इनका रूल 1888 से 1894 तक रहा था। इनके समय पे होने वाली कुछ खास घटनाएं जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इन्हीं के रूल में आया था। इस एक्ट के तहत इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शंस और पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों को ही इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम, पहली बार इसी एक्ट के थ्रू ये दोनों चीज़ें इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत जो हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी 1688 में। तो अगर कहीं क्वेश्चन आ भी सकता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो वो ब्रिटेन में हुई थी 1688 में। फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंपनी एक्ट 1891 ये भी आया इनके रूल में। और साथ ही साथ डूरैंड लाइन जो उस टाइम पे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर के रूप में खींच बनाई गई थी 1893 में। आज के समय पे ये डूरैंड लाइन इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर का काम करता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।